मेरे देखते ही देखते रतन मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा और कदरे तवक्कुफ के बाद अंदर दाखिल हो गया। मैंने बस चंद सानिये इंतजार किया और फिर झाड़ियों के अकब से निकलकर लगभग दौड़ते हुए रतन की गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी की डिग्गी वाकई खुली हुई थी, ताहम असलम ने किसी करतब से उसे पूरी तरह उठ जाने से रोका हुआ था। मैंने डिग्गी ऊपर उठाई तो मामला समझने में मुश्किल न हुई। असलम अली ने डिग्गी के लॉक के गिर्द एक रेशमी डोरी बांध रखी थी, जबकि उस डोरी के दूसरे सिरे पर एक मोटा सा कंबल भारी से गोल थान की शक्ल में बंधा हुआ था। इस इंतजाम की बदौलत डिग्गी का लॉक खुलने के बावजूद ढकना ऊपर की तरफ नहीं उठ पाता था। मैंने असलम अली की जहानत को दिल ही दिल में दाद देते हुए हद्दुल इम्कान तेजी से कंबल डोरी की गिरहों से आजाद करवाया और उसे डिग्गी के फर्श पर बिछा दिया। उसके बाद मैं डिग्गी में दाखिल हुआ और पांव घुटनों से मोड़कर पहलू के बल कंबल पर लेट गया। उसके बाद मैं डिग्गी खींचकर बंद करने ही वाला था कि एक अंदेशा जहन में पैदा होने पर मैंने हाथ रोक लिया। ऐसा न हो कि डिग्गी बंद होने से ऑक्सीजन की रसाई भी रुक जाए। खुदा जाने मुझे कितनी देर इस डिग्गी में मुक़य्यद रहना है, और एक बार बंद होने के बाद तो शायद उसे असलम अली ही गाड़ी के अंदर मौजूद मैकेनिज्म या कुंजी से खोल पाएगा। मैंने कुछ देर सोचने के बाद इस मसले का हल ढूंढ लिया। मैंने वही रेशमी डोरी मोड़कर डिग्गी के ऊपरी ढक्कन और निचले हिस्से के दरमियान फंसाई और फिर डिग्गी बंद करने की आजमाइश की। मेरी तरकीब कामयाब रही। मुझ पर वाज़ेह हो गया कि ढक्कन बंद होने के बावजूद डोरी की वजह से दोनों हिस्सों के दरमियान इतना खला मौजूद है कि डिग्गी मुकफ्फल होने के बावजूद अच्छी खासी हवा डिग्गी में दाखिल होती रहेगी और मेरा दम घुटने का कोई खतरा नहीं है। मैंने मुतमईन होकर डिग्गी का ढक्कन पूरी तरह खींचकर बंद कर दिया। अब मुझे एक सब्र आजमा इंतजार दरपेश था। मैं जानता था कि असलम अली को रतन की मंदिर में आमद पर मेरी कामयाबी का यकीन हो गया होगा, मगर वो मुझे डिग्गी में घुसने का मुनासिब मौका देकर ही वापस लौटेगा। डिग्गी का खला मेरी जिसामत और कद के एतबार से काफी तंग था, खुसूसन टांगे फैलाना तो मुमकिन ही नहीं था, जबकि चलती गाड़ी में पहलू बदलना भी काफी दुश्वार होता। मगर मेरे जिस्म के नीचे मौजूद तबीज कंबल खासी राहत का बायस था। मैंने दिल ही दिल में अपने साथी का शुक्रिया अदा किया। बिलाखिर मुझे असलम अली के बोलने की आवाज सुनाई दी। मुझे पता था कि वो मुझे अपनी आमद से आगाह करने और ताज़ा अहवाल बताने के लिए जानबूझकर जोर जोर से बातें कर रहा है। ताहम डिग्गी बंद होने की वजह से मुझे उसकी बातें समझने के लिए खासे गौर से सुनना पड़ा। वो कह रहा था, मैं तमाम उम्र आपका एहसानमंद रहूंगा रतन जी, आज आपने मेरा दिल जीत लिया। अगर आप सफर के दरमियान सड़क छोड़कर संतोषी माता के दर्शन के लिए गाड़ी यहाँ लाने की इजाजत न देते तो शायद मुझे जिंदगी भर ये मौका नसीब न होता। आपने खुद यात्रा करके तो मुझे हमेशा के लिए गुलाम बना लिया है। फिर मैंने रतन की आवाज सुनी। वो खुशगवार से लहजे में कह रहा था, ठीक है यार, अब जल्दी से चलो, पहले ही काफी देर हो गई है। भाबा जी के साथ मीटिंग है कुछ देर के बाद। वो वक्त के बहुत पाबंद हैं, कोई वक्त की पाबंदी न करे तो नाराज हो जाते हैं। मैंने गाड़ी के दोनों अतराफ के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज सुनी। उसके साथ ही मैंने असलम अली को कहते सुना, अब हमें तस्वीर वाला कार्ड न होने की वजह से तो फाटक पर नहीं रुकना पड़ेगा ना रतन जी। पहले तो कर्नल सुबध जी की वजह से काफी वक्त जाया हो गया था। रतन ने उसकी तायद की और लेफ्टिनेंट कर्नल सुबध देशमुख को एक बदबूदार गाली से नवाजा। फिर इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी हरकत में आ गई। जब तक गाड़ी नाहमवार जमीन पर हिचकोले खाती रही, मुझे बार बार कभी हल्के और कभी जोरदार झटके लगते रहे। अगर फर्श पर कंबल न होता तो शायद काफी चोटें बर्दाश्त करनी पड़ती, मगर फिर गाड़ी सड़क पर चढ़ गई और सफर खासा हमवार हो गया। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि गाड़ी बाएं तरफ मुड़ी है। मुझे बगौर सुनने पर अब भी असलम अली और रतन के आपस में बातें करने की आवाजें आ रही थीं, मगर कोशिश के बावजूद इक्का दुक्का अल्फाज के अलावा कुछ भी मेरी समझ में ना सका। चंद मिनट चलते रहने के बाद गाड़ी एक बार फिर रुक गई। अलबत्ता असलम अली ने इंजन बंद नहीं किया। गाड़ी गालिबन चेक पोस्ट पर रुकी हुई थी। कुछ ही देर के बाद गाड़ी एक बार फिर हरकत में आई और धीमी रफ्तार से आगे चल पड़ी। मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई निस्फ मील का फासला तय करने के बाद गाड़ी दाएं तरफ मुड़ी और कोई फरलांग भर चलने के बाद एक बार फिर रुक गई। फिर मैंने गाड़ी का एक तरफ का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनी। मैंने अंदाजा लगाया कि रतन गाड़ी से उतरा है। बमुश्किल चंद सानियों के बाद मैंने असलम अली की आवाज सुनी। वो खासे ऊंचे लहजे में कह रहा था, रतन जी, अगर यहाँ ज्यादा देर रुकना है तो मेरे लिए किसी के हाथ चाय भिजवा देना, बहुत तलब हो रही है। जवाब में कदरे फासले से रतन की आवाज सुनाई दी। मुझे उसके अल्फाज बआसानी समझ में आ रहे थे। वो कह रहा था, नहीं चंदर, बस मैं कुछ ही देर में वापस आ रहा हूँ। भाबा जी से कोई लंबी चौड़ी मुलाकात नहीं है आज। उन्होंने कल कहा था कि वो घर पर पढ़ने के लिए एक किताब देंगे। उन्हें अपने घर की लाइब्रेरी से वो किताब मिल गई होगी तो मैं लेकर वापस आ जाऊंगा, वरना शायद बात कल पर टल जाए। असलम अली ने कहा, फिर ठीक है, चाय तो हमारी कैंटीन का रसोइया भी बहुत अच्छी बनाता है, वहां पहुंचकर पी लूंगा।
रतन ने शायद उसकी तायद की थी, मगर मुझे उसके अल्फाज समझ में ना सके। अगले ही लम्हे गाड़ी एक बार फिर हरकत में आ गई और कुछ फासला तय करने के बाद एक तरफ घूम कर रुक गई। इंजन बंद होने के बाद मैंने दरवाजा खुलने और फिर बंद होने की आवाज सुनी। चंद ही सानियों के बाद मुझे बहुत करीब से असलम अली की आवाज सुनाई दी। वो शायद डिग्गी के करीब खड़ा था। बोला, सब ठीक तो है ना भाई? रास्ते में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने बुलंद लहजे में कहा, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ असलम भाई। हाल तो खैर बहुत बुरा होता, मगर कंबल ने बचा लिया। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी भैया। उसने खिसियाने से लहजे में कहा, अब शर्मिंदा भी करोगे छोटे भाई? यकीन करो, मजबूरी ना होती तो तुम्हें कभी इस डड़बे में न ठूसता। सारे रास्ते पशेमान होता रहा हूँ। साथ ही ये फिक्र भी खाए जा रही थी कि कहीं हवा की कमी की वजह से दम ना घुट रहा हो। कहो तो रतन की वापसी तक डिग्गी खोल देता हूँ। यहाँ आसपास कोई नहीं है। मैंने एक दरख्त के नीचे लाकर गाड़ी खड़ी की है। मैंने कहा, ऑक्सीजन की कमी से शायद सांस तो घुटता, मगर मैंने डोरी फंसाकर हवा आने की जगह बना ली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डिग्गी खोलने की जरूरत नहीं है। असलम अली ने कहा, ठीक है, मुझे बताने का मौका नहीं मिला। मैंने डिग्गी के लॉक में ऐसी गड़बड़ कर दी है कि अब तुम इसे बाआसानी अंदर से भी खोल सकते हो। मैंने ये सुनकर इत्मीनान का सांस लिया। कहा, बहुत शुक्रिया भाई, तुमने एक फिक्र दूर कर दी। ये कार्रवाई तुम ही कर सकते हो। असलम अली ने मसरूर लहजे में कहा, यार इतने साल टैक्सी चलाई है, गाड़ी का तो एक एक पुर्जा जहन में नक्श है। इस तरह की छोटी मोटी कारस्तानियों की तो गिनती ही नहीं है। मैंने कहा, वाह भाई, कमाल है। मगर मैं तुम्हारी तरफ से इस तकनीकी कारनामे के बावजूद रतन के दफ्तर की पार्किंग में पहुंचकर भी सिर्फ इसी वक्त डिग्गी खोलूंगा जब तुम मुझे लाइन क्लियर होने का सिग्नल दोगे। असलम ने कहा, हाँ, एहतियात का तकाजा तो यही है, मगर पहले हमें एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए। हमारी मंसूबाबंदी कामयाब रही और तुम बगैर उलझन के इस एटमी प्लांट के अंदर पहुंचने में कामयाब हो चुके हो। मैंने चौंक कर कहा, हाँ भाई, हम दोनों अल्लाह की करम नवाजी का जितना शुक्रिया अदा करें कम होगा। एक बहुत कठिन मरहला काफी आसानी से और बखैर आफियत तय हो गया। अब यही दुआ है कि हम अपना मकसद पूरा करने में भी कामयाब हो जाएं। तुम ये बताओ, रतन की बातों से पता चला कि वो आज कब तक प्लांट में रुकेगा और सूरत वापसी का कब तक इरादा है? असलम अली ने कहा, उसने आज बोईसर वापसी के बारे में तो कोई वाज़ेह बात नहीं की, मगर सूरत जाने के लिए 3 दिन बाद के इरादे बांध रहा है। फिर उसने संजीदा लहजे में कहा, मुझे पता है कि मेरा बार बार ये बात दोहराना तुम्हें पसंद नहीं, मगर मैं वाकई तुम्हारी सलामती की तरफ से बेहद फिक्रमंद हूँ भाई। मैं हर कीमत पर यहाँ तुम्हारे साथ रुकना चाहता हूँ। काश कोई तरीका समझ में आ जाए। मैंने भी संजीदगी से कहा, अगर ऐसा मुमकिन होता तो मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? 1 से भले 2, बल्कि 1 और 1 11। असलम अली ने कुछ सोचते हुए कहा, यार अगर मैं गाड़ी में कोई ऐसी गड़बड़ कर दूं कि ये बोईसर वापसी के वक्त स्टार्ट ही ना हो तो कैसा रहेगा? मैंने कहा, हो तो सकता है भैया, मगर किसी दूसरे ड्राइवर ने गाड़ी को दरपेश मसला पकड़ लिया तो क्या होगा? हो सकता है वो गाड़ी ठीक करके चलने के काबिल बना दे, और अगर किसी तरह ये पोल खुल गया कि गाड़ी में तकनीकी तखरीबकारी करके उसे जानबूझकर खराब किया गया है, तो तुम्हारे बल्कि हमारे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। मेरी बात सुनकर असलम अली ने हल्का सा कहा लगाया और फिर कहा, तुम अभी तो अपने भाई की फनकारी की तारीफ कर रहे थे और इतनी सी देर में बेयकीनी दिखाने लगे। फिक्र न करो यार, मुझे हाथ पांव बचाकर खेलना आता है। मैं गाड़ी में ऐसी गड़बड़ करूंगा कि उसका पता लग भी गया तो उसे कम से कम कल तक तो ठीक करना मुमकिन नहीं होगा। मैंने कहा, वो तो ठीक है भाई, मगर गाड़ी के इंजन में कोई ऐसी खराबी पैदा करना कि अगर हमें गाड़ी की जरूरत पड़े तो तुम फटाफट वो खराबी दूर कर सको। असलम ने एतमाद से भरपूर लहजे में कहा, तुम फिक्र न करो छोटे भाई, बिल्कुल ऐसा ही काम दिखाऊंगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ये तो पता होगा कि स्पार्क प्लग क्या होता है? मैंने कहा, हाँ भाई, तुम्हारे जितना तो नहीं, मगर थोड़ा बहुत जानता हूँ गाड़ियों के बारे में। मुझे पता है कि स्पार्क प्लग इंजन में पहुंचने वाले ईंधन को जलाने के लिए चिंगारी पैदा करता है, और किसी गाड़ी का इंजन जितना ताकतवर होगा उसमें उतने ही ज्यादा प्लग होते हैं। असलम बोला, तुमने ठीक कहा। असल में गाड़ी में हर सिलेंडर के लिए एक स्पार्क प्लग होता है, यानी किसी गाड़ी के इंजन के सिलेंडरों की तादाद 4 हो तो उसमें 4 ही स्पार्क प्लग लगेंगे। रतन की गाड़ी में भी 4 प्लग हैं। तुम्हें छुपने का बंदोबस्त करते हुए मुझे डिग्गी में 2 शॉर्ट यानी खराब प्लग एक तरफ पड़े नजर आए थे, जो अब मैंने वहीं डिग्गी के कोने खुदरे में रखे हुए हैं। मैंने पुरजोश लहजे में कहा, हाँ भैया, वो तो मैंने भी देखे हैं, मेरे पैरों की तरफ कहीं पड़े होंगे। असलम ने कहा, बहुत खूब, तो मैं सिर्फ इतना करूंगा कि इंजन में लगे 2 ठीक ठाक स्पार्क प्लग निकाल कर उनकी जगह वो दोनों नाकारा प्लग फिट कर दूंगा। जाहिर है गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने में नखरे दिखाएगा, बल्कि ज्यादा इम्कान ये है कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। मैंने कहा, बहुत खूब, मगर रतन इतना बड़ा अफसर है, क्या कोई उसकी गाड़ी के लिए तारापुर से स्पार्क प्लग नहीं ला सकता? असलम ने कहा, अगर इंजन में ये खराबी दिन में पता लग जाए तो ये मुमकिन है, मगर रतन रात के जिस पहर रवानगी की तैयारी करेगा
तब तक बाकी सब अफसर अपनी गाड़ियों समेत रुखसत हो चुके होंगे और गाड़ी समेत प्लांट में ही रुकने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। मैंने कहा, यार तुम तो ड्राइवरों के ठिकाने पर सो जाओगे, मगर रतन कहाँ रात बसर करेगा? असलम ने कहा, मेरा ख्याल है वो होमी जे भाभा का मेहमान बन जाएगा। रतन ने बताया है कि भाभा के लिए इसी रिसर्च लेबोरेटरी की छत पर एक शानदार पेंट हाउस बनाया गया है जहां वो अकेला रहता है। मैंने पूछा, क्यों, उसके बीवी बच्चे क्या बम्बई या दिल्ली में रहते हैं? उसने कहा, बिल्कुल यही सवाल मैंने भी रतन से पूछा था। उसने बताया कि होमी जे भाभा ने 50 साल की उम्र को पहुंचने के बावजूद आज तक बाकायदा शादी नहीं की। मैंने इस बाकायदा लफ्ज की वजाहत चाही तो उसने कहा लगाया और कहा कि उसने कानूनी और मजहबी तौर पर शादी नहीं की, मगर फिरोजा नामी एक औरत के साथ उसका ताल्लुक कई दिहाइयों से उस्तवार है और वो उसकी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर दखील है और ये दोनों गैर रस्मी तौर पर मियाँ बीवी जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये अलग बात है कि होमी जे भाभा के साथ कोई बाज़ाब्ता कानूनी रिश्ता न होने की वजह से वो उसके साथ यहाँ कयाम नहीं कर सकती। मैंने कहा, ये तो बहुत मजे की मालूमात है। ये होमी जे भाभा तो खासा रंगीन मिजाज शख्स लग रहा है। एटमी प्लांट से बाहर कहीं हाथ लग जाता तो रतन की तरह शायद हम इसे भी अपने फंदे में फांस लेते। असलम ने खुशगवार लहजे में कहा, ठीक कह रहे हो भाई। मैंने भाभा की तस्वीर एक अखबार में छपी देखी है। उसकी उम्र 50 साल के करीब होगी। रतन तो खैर बना बनाया बनिया है, मगर ये होमी जे भाभा खासा हैंडसम आदमी है, दौलतमंद भी है। ऐसे में उसके लिए औरतों, खुसूसन दिल फेंक औरतों को फंसाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, बाकी बातें फिर किसी मुनासिब मौके पर होंगी। रतन अभी रिसर्च सेंटर के फाटक से निकला है। मैं उसे वहां से लेकर एटमी प्लांट में ले जाता हूँ। अपना ख्याल रखना। हम दोनों ने एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा। कुछ ही सानियों के बाद गाड़ी हरकत में आई और मोड़ काट कर आगे बढ़ने लगी। इस बार गाड़ी रुकते ही मैंने रतन का पुरमुसर्रत नारा सुना, मुबारक हो चंदर, जैसा मैंने कहा था आज जल्दी जान छूट गई। असलम ने वैसे ही पुरजोश लहजे में कहा, वेरी गुड, आज तो धूप भी कल से ज्यादा तेज है। मैंने दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनी। उसके साथ ही गाड़ी चल पड़ी। वो दोनों अब भी खासी बुलंद आवाज में बातें कर रहे थे, मगर कोशिश के बावजूद मैं उनके अल्फाज समझने से कासिर रहा। सिर्फ ये अंदाजा हुआ कि वो दोनों खुश हैं। कुछ देर के बाद गाड़ी गालिबन एटमी प्लांट के फाटक पर रुकी और तकरीबन फौरन ही दोबारा चल पड़ी। हमवार अंदाज में शायद 1.5 फरलांग चलने के बाद गाड़ी बाएं तरफ मुड़ी और कोई 100-125 गज तय करने के बाद धीमी हुई और फिर मुड़कर रुक गई। एक तरफ का दरवाजा खुला और धीरे से बंद हुआ। तभी मैंने असलम अली को गोया आवाज लगाते सुना, ये भाभा जी की दी हुई किताब तो लेते जाएं रतन जी। मैंने कदरे दूर से रतन की बुलंद आवाज सुनी। बोला, उसे गाड़ी में ही रखा रहने दो यार, दफ्तर में भूल गया तो बड़े साहब से खरी खोटी सुननी पड़ेगी। मुझे सिर्फ भाभा जी के निशान लगाए हुए हिस्से पढ़ने हैं, रास्ते में पढ़ लूंगा। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैं भी वो किताब पढ़ना चाहता था जो होमी जे भाभा ने रतन को खास ताकीद के साथ पढ़ने के लिए दी थी। एक इम्कान ये भी था कि वो कोई गॉडफादर टाइप का कोई नॉवल होता, मगर कवी इम्कान ये था कि वो एटमी प्लांट से मुताल्लिक ही होगी और मुझे उम्मीद थी कि उसमें से मेरे मतलब की कोई मालूमात मिल सकती हैं। वैसे तो जाने रतन के कब्जे में मौजूद ये किताब पढ़ने का कब और कैसे मौका मिलता, मगर इस ताज़ा तरीन इत्तला ने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मुझे यकीन था कि असलम अली गाड़ी किसी ऐसी जगह खड़ी करेगा जहां वो बराह रास्त कम से कम लोगों की नजरों में आ सके। कुछ दूर चलने और 2 मोड़ घूमने के बाद गाड़ी रुकी तो मेरा कयास दुरुस्त निकला। वो गाड़ी से उतरा और डिग्गी के पास आया। मैंने उसकी आवाज सुनी, अब तुम जब चाहे अंदर से डिग्गी खोल सकते हो भैया। मैंने धूप से बचाने की खातिर गाड़ी पार्किंग की बजाय दफ्तर के अकबी तरफ 2 दरख्तों के नीचे छांव में खड़ी की है। इस तरफ शायद ही कोई चक्कर लगाता हो। तुम मौका देखकर हाथ पांव सीधे करने के लिए डिग्गी से बाहर भी निकल सकते हो। मैंने कहा, बहुत खूब, मुझे पता था तुम ऐसा कोई बंदोबस्त जरूर करोगे। असलम ने कहा, आधा दिन गुजर चुका है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटों में दफ्तर खाली हो जाएगा और यहाँ सिर्फ रतन और मैं रह जाएंगे। वैसे तो रतन जैसे बड़े अफसर के लिए चपड़ासी भी रोका जा सकता है, मगर मैंने रतन जी को कहा है कि मेरे जैसे बावर्ची के होते उसे चाय कॉफी के लिए किसी चपड़ासी को रोकने की क्या जरूरत है। इसलिए शाम के बाद यहाँ कोई चपड़ासी भी नहीं होगा। मैंने कहा, ये तो जबरदस्त हो गया असलम भाई, यानी फिर यहाँ हमारा ही राज होगा। असलम ने कहा, इंशाल्लाह। अब मैं जाता हूँ। तीनों ड्राइवरों को मेरी गाड़ी यहाँ पहुँचने का इंतजार होगा, कहीं कोई ढूंढने ना आ जाए। मैंने कहा, जरूर जाओ भैया, मगर जाते जाते वो किताब मुझे देते जाओ जो भाभा ने रतन को दी है। मुझे तजस्सुस हो रहा है कि वो कौन सी किताब है और उसमें ऐसा क्या लिखा है जो भाभा रतन को पढ़वाना चाहता है। असलम ने कहा, ठीक है भाई, मैं देता हूँ। चंद ही सानियों के बाद एक हल्के से खटके से डिग्गी का ढक्कन खुलकर कई इंच ऊपर उठ गया। कुछ देर के बाद मुझे असलम की शक्ल दिखाई दी। उसने किताब मेरे बढ़े हुए हाथ की तरफ बढ़ाते हुए मुझे गौर से देखा।
बोला तुम तो पसीने में बुरी तरह भीगे हुए हो। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है भाई, जहां अल्लाह करीम की मेहरबानी से इतनी आसानियां मयस्सर आ रही हैं, वहां ऐसी छोटी मोटी तकलीफ बर्दाश्त करना क्या मुश्किल है। उसने इस बात में सर हिलाकर कहा, बस थोड़ा इंतजार कर लो, मैं ठंडा पानी तुम्हें पहुंचाता हूँ। मैंने किताब पर नजर डालते हुए कहा, ठीक है, मगर जरा बच बचा कर। उसने पुरएतमाद लहजे में कहा, तुम फिक्र न करो भाई, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। असलम अली के रुखसत होने के बाद मैंने खुली हवा में चंद गहरे सांस लिए और फिर कोई 200 सफ़हात की किताब के सरवर्क पर निगाह डाली। वहाँ अंग्रेजी में किताब और उसके मुसन्निफ का नाम लिखा था और एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर छपी हुई थी। किताब के नाम का मफहूम कुछ यूं था, SL1। गड़बड़ कहाँ हुई, जबकि किताब लिखने वाले का नाम रेमंड सटक्लिफ था, जिसके नाम के साथ कई डिग्रियां दर्ज थीं जो उसे माहिर साइंसी मुहक्किक बता रही थी। मैं किताब के उन्वान से उसके मौजू का अंदाजा लगाने में नाकाम रहा। ये SL1 क्या बला है और उसमें गड़बड़ से क्या मुराद है। मैंने किताब के सरवर्क पर मौजूद तस्वीर गौर से देखी। वहां मुझे सफेद रंग की एक ढलवान छत वाली इमारत नजर आई जिसके खिड़की दरवाजे बंद थे। ताहम असल काबिल तवज्जो उसके अकब में वाक़े एक ऊंची सी इमारत थी जिसकी छत खुली हुई थी और एक बहुत बड़ी सी क्रेन कोई बड़ी सी स्याह कैप्सूल नुमा चीज इमारत की छत से अंदर उतार रही थी या निकाल रही थी। जरा सी तवज्जो देते ही मैं पहचान गया ये एटमी रिएक्टर की इमारत थी। मैंने बेताबी से किताब खोली। मुसन्निफ ने अपने पेश लफ्ज का आगाज किताब की वजह तस्मिया से किया था, जिसके मुताबिक 3 जनवरी 1961 में अमेरिका की रियासत एडाहो में वाक़े स्टेशनरी लू पावर रिएक्टर नंबर 1 मुखफ़फ़ SL1 नामी एक एटमी पावर प्लांट में एक रिएक्टर संगीन हादसे से दो चार हुआ था, जिसमें भाप जमा होने की वजह से धमाका हुआ था और मेल्ट डाउन रूनुमा हो गया था। इस धमाके के नतीजे में एडाहो से ताल्लुक रखने वाले 3 प्लांट ऑपरेटर्स मौके पर हलाक हो गए थे, जबकि 19 मजीद शदीद और कम जख्मी ऑपरेटर्स को मुख्तलिफ अरसों तक इलाज और ताबकारी के असरात के जायजे के लिए खुसूसी तिब्बी मराकज में रखा गया था। उस किताब में उस हादसे की वजूहात और बादज़ा ऐसे हादसात रूनुमा होने से रोकने के लिए हिफाजती और एहतियाती इक़दामात में तब्दीली और बेहतरी का जायजा लिया गया है। इस पेश लफ्ज के ऐन नीचे गालिबन भाबा ने खूबसूरत अंग्रेजी खत में लिखा था, रतन, मैं रेमंड सटक्लिफ से मिल चुका हूँ और मैंने नतीजा अखज़ किया है कि वो इंतहाई बुलंद पाया और माहिर साइंसी मुहक्किक होने के साथ साथ एक सच्चा और खरा और लालच से आरी इंसान है। लिहाजा हम पूरे एतमाद से कह सकते हैं कि इस किताब में वाकई हकायक पेश किए गए हैं और रेमंड ने अमरीकी हुकूमत के दबाव या लालच की वजह से हकायक तोड़ने मोड़ने की कोशिश नहीं की होगी। ये किताब तकनीकी एतबार से तारापुर प्लांट की सिक्योरिटी में हमारी बहुत मदद कर सकती है। ये सब पढ़कर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। इस सूरत हाल में इससे ज्यादा मालूमात अफजा किताब कौन सी हो सकती है। लगता है होमी जे भाभा दरअसल मुझे ये किताब पढ़ाना चाहता था, वरना रतन जी तो उसे पढ़ने में वैसे भी कोई खास दिलचस्पी नहीं रखता था। पहले 2-3 सफ़हात पढ़ते ही मुझे अंदाजा हो गया कि लिखने वाले ने खिलाफ तवक्को एक पेशावर साइंसी मुहक्किक होने के बावजूद खासी आम फहम जबान में अमरीकी रियासत एडाहो में इंसानी आबादी से लगभग 40 मील दूर वाक़े सहरा में कायम एटमी पावर प्लांट में धमाके के असबाब और वजूहात बयान की हैं। किताब के इब्तिदाई 20-22 सफ़हात पर मुश्तमिल पहले बाब में एटमी प्लांट के हवाले से तकनीकी मालूमात फराहम की गई थी। उस हिस्से में भाबा ने महज 2 पैराग्राफ पर निशानात लगाए थे। अलबत्ता रतन के लिए कोई पैगाम दर्ज नहीं था। मैंने उन पैरों को गौर से पढ़ा, मगर मुझे उनमें तकनीकी मालूमात के अलावा कोई काबिल तवज्जो बात नजर नहीं आई। अगले बाब का उन्वान था, मसाइल बहुत पहले शुरू हो चुके थे। भाबा ने उन्वान के साथ ही लिखा था, रेमंड सटक्लिफ ने बहुत मुस्तहकम अंदाज में हादसे से बहुत पहले से जन्म लेने वाले मसाइल की निशानदही की है, मगर मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गड़बड़ ये थी कि ये पूरा प्रोजेक्ट अमरीकी फौज के ज़ेरे असर था और प्रोफेशनल फील्ड में तस्लीम शुदा बहुत कम जौहरी साइंसदान इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने में दिलचस्पी रखते थे। इसलिए फौजी नौकरशाही ने फौज ही से मुंतखब करदा रंगरूटों को एटमी प्लांट चलाने की तरबियत के लिए भेजना शुरू कर दिया था। तभी मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। वो असलम अली ही हो सकता था, मगर मैंने किताब के सफ़ात के दरमियान उंगली फंसाकर एहतियातन डोरी खींचकर डिग्गी बंद कर ली। चंद ही सानियों के बाद मानूस आवाज सुनाई दी, मैं हूँ भाई, ये पानी की बोतल अपने पास रख लो। असलम की आवाज पहचानते ही मैंने डिग्गी का ढक्कन खोल दिया। असलम ने पानी से भरी शीशे की बोतल मुझे थमा दी। बोतल के लम्स ने बताया कि पानी ठंडा है। मैंने थोड़ा उठकर चंद घूंट पिए तो एहसास हुआ कि मैं तो काफी प्यासा हूँ।
मैंने घटाघट ठंडा मीठा पानी हलक से उतार कर आधी से ज्यादा बोतल खाली कर दी। तभी असलम ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना भी लाना चाहता था, मगर खबीसों ने बड़े गोश्त का सालन और मुर्गी की बिरयानी पका रखी थी। मैंने भूख न होने का बहाना कर दिया। जाहिर है हराम गोश्त के पकवान तुम्हारे लिए भी बेकार थे। बस 2 घंटे इंतजार कर लो। जैसे छुट्टी होती है और ड्राइवरों के साथ कैंटीन का अमला भी रुखसत होता है, मैं कुछ न कुछ खाने के लिए बना कर ले आऊंगा, और कुछ नहीं तो अंडों का खागीना और रोटी से पेट भर लेंगे। मैंने उसकी दिलजुई के लिए अपनी भूख छुपा कर कहा, मुझे खाने की फौरी हाजत नहीं है। वो मौका मिलते ही चक्कर लगाने का कहकर वापस चला गया। उसके रुखसत होते ही मैंने दोबारा किताब खोल ली। अगले सफ़े के नीचे खाली हिस्से पर लिखा था, इसीलिए मैंने पंडित नेहरू को साफ कह दिया था कि इस प्लांट में तैयार होने वाले एटमी हथियार बेशक जंगी मकासद के लिए होंगे, मगर फौज का प्लांट चलाने में कोई अमल दखल नहीं होगा। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि नेहरू जी खुद भी ये बात अच्छी तरह समझते हैं और उन्होंने मेरी बात की पूरी तायद की। मैंने मजीद सफ़ात पढ़े तो मुझे भाभा के इन तबसरों का सियाको सबाक भी मालूम हो गया, जिसके मुताबिक ये एटमी प्लांट अमरीकी फौज की रेडार वगैरह जैसी फौजी तनसीबात के लिए मुसलसल बरक़ी तवानाई पैदा करने के लिए कायम किया गया है। इसलिए इसकी करता धरता फौजी इंतजामिया थी जो एटमी प्लांट के हिफाजती इंतजामात की नजाकतों का दुरुस्त इदराक नहीं रखती थी। उनकी यही सहलंगारी और बेएहतियाती बिलाखिर इस हौलनाक हादसे का सबब बन गई, जिसके नतीजे में 3 कीमती जानें मौके पर ही जाया हो गईं और 1.5 दर्जन के करीब दीगर अफराद कई महीनों तक बिस्तर अलालत पर और ताबकारी के असरात का जायजा लेने के नाम पर लगभग कैदियों की जिंदगी गुजारते रहे। मैंने एटमी प्लांट में होने वाले उस हादसे का असल सबब तलाश किया तो उसकी निशानदही भी भाभा के लिखे हुए तबसरे से हुई। उसने लिखा था, अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में ऐसी नालायकी का इर्तिकाब हैरानकुन है। क्रिसमस की छुट्टियों के लिए 12 दिन बंद रहने के बाद प्लांट दोबारा चालू करने के लिए जौहरी अज्जा वाली रॉड्स थोड़ा सा उठाकर तापकार आयोडीन रिएक्टर में डालनी थी। ये सादा सा मगर एहतियात तलब अमल था, मगर अनाड़ी ऑपरेटर ने रॉड्स गैर जरूरी तौर पर बहुत ऊपर उठा दी, जिससे वो कैप्सूल नुमा खौल के किनारों से टकरा गई और उसके साथ ही एटमी रिएक्टर की हरारत से भाप बनने का अमल एकदम इंतहाई ज्यादा हो गया, जिसके नतीजे में खौफनाक धमाका और स्टील की छत में बड़े बड़े सुराख पड़ गए। किताब में दर्ज मालूमात और भाभा के तबसरे एटमी प्लांट के काम करने के तरीक़ाकार और उस एटमी हादसे के बारे में तो मेरी मालूमात में इजाफा हो रहा था, मगर उस तारापुर एटमी प्लांट का तिया पांचा करने की कोई तरकीब अभी तक मेरी समझ में नहीं आई थी। मगर मेरे पास वो किताब आगे पढ़ने के अलावा फिलहाल कोई रास्ता नहीं था।